रतनगढ़ के पूर्व विधायक अवनीश महर्षि के जन्मदिन के अवसर विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ सुजानगढ़ तत्वावधान में श्री गौड़ विप्र सेवा समिति प्रांगण में हर्षोल्लास के कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वागत भाषण में उपस्थित गौड़ और विप्र समाज के अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बंधुओं ने उपस्थित होकर अवनीश महर्षि का साफा अभिनंदन पत्र फूल बरसाकर स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा शहर अध्यक्ष मीना मटालिया सहित सुभाष पारिक, पंडित ब्रजमोहन सरोजिया, वैद्य भोलाल काछवाल, नथमल इंदौरिया, राधेश्याम लाटा, परमानंद मिश्रा, अशोक शर्मा, रामन्यास इंदौरिया, हरीश टोटिया, राजेंद्र पठानिया, मनोज दादिर, कमल धड़, नागेश कौशिक, मनीष शर्मा, दीनदयाल पारिक, नवरत्न पुरोहित सहित अनेक उपस्थित विप्र बंधुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रतनगढ़ के पूर्व विधायक के पूर्व जन्म के अवसर पर माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर अभिभूत होकर रतनगढ़ के पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में अपनी बातें शेयर की। सुजानगढ़ में आज मेरे 20 तारीख को होने वाले जन्म दिवस के अवसर पर हमारे विप्र फाउंडेशन की युवा इकाई द्वारा भव्य सम्मान समारोह और ये पोस्टबोर्डों का कार्यक्रम भी किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने मुझे खूब प्यार और आशीर्वाद दिया है। और जहाँ तक बात जिले की है, जिले भर के लोगों का प्यार सम्मान पिछले एक वीक से मुझे लगातार मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतना प्यार लोगों का मिल रहा है। ऐसा कोई आयोजन मैंने नहीं किया और न मेरे द्वारा कोई भी किसी भी तरह का आयोजन किए जाने के लिए कहा गया, लेकिन ये स्वयं प्रेरणा से लोगों ने अपने आप जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से स्नेह का प्रदर्शन किया है, ये मेरे जीवन के अंदर अविस्मरणीय रहेगा। और मैं इन लोगों का ऋणी हूँ कि जितना प्यार मुझे दिया है, भगवान वो शक्ति दे, जिस शक्ति के सहारे इन सब लोगों के मैं सेवा भाव से काम कर सकूं। 20 तारीख को आपका जन्मदिन है और कार्यकर्ता बड़े उत्साह से जन्म मना रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा रतनगढ़ में, तो आपसे अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं सब कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता केक लेकर के नहीं आए। मैं केक नहीं काटता हूँ। उसके अलावा कोई भी कार्यकर्ता किसी तरह की भेंट गिफ्ट ये नहीं। ये सब जितना भी जो भी कुछ कार्यकर्ता करना चाहते हैं वो सेवा के भाव से किसी गरीब व्यक्ति जो कोई बेसहारा है, जिनके कोई सहारा नहीं है, या गौ माता की सेवा का है, या जैसे कोई सर्दी के समय के अंदर कंबल वितरण का है, कोई स्वेटर वितरण का है, जरूरतमंद लोगों को करने का है, वो सब काम करें। मुझे तो वो आए, शुभकामनाएं दे, मैं स्वीकार करूंगा और उसके बाद में वहां किसी तरह का और कोई हमारा कार्यक्रम नहीं। सुजानगढ़ के राजकीय सुजला कॉलेज में सेठ कुंदनमल सेठ या स्मृति अखिल भारतीय इंटर कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 80 प्रतियोगी ने भाग लिया। विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मानव जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्रिंसिपल विनीता चौधरी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विद्यासर प्रधान प्रशासक संतोष मेघवाल थी। विशिष्ट अतिथि गोपालपुरा पंचायत समिति प्रशासक सविता राठी, राजेश सुंदरिया, सुभाष पारिक मंच पे मौजूद है। कार्यक्रम के शुरुआत में ही कॉलेज की छात्राओं ने कार्यक्रम स्वागत गान प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल विनीता चौधरी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में एआई को लेकर उठ रहे कई सवालों के जवाब निकल आए हैं। प्रतिभागियों ने विषय के पक्ष में कहा एआई मेडिकल, कृषि, शिक्षा सहित क्षेत्रों में नई क्रांति लेकर आई है एआई की तकनीक। वहीं विपक्ष के प्रतिभागियों ने कहा कि एआई रोजगार छीन रहा है। सोशल मीडिया पर गलत एडिटिंग करके प्राइवेसी और विश्वास खत्म होने के कारण सामाजिक संबंधों पर विपरीत असर पड़ रहा है। टेलीफोन आया और आज 21वीं शताब्दी के अंदर संदेशों का आदान प्रदान मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होता है। जरा सोचिए मान्यवर, यदि हमारे पूर्वजों ने और हमने इस परिवर्तन को स्वीकार ना किया होता तो आज भी संदेश कबूतरों के माध्यम से भेजे जा रहे होते। इस वाद विवाद प्रतियोगिता की सूचना हमें हमारे स्मार्टफोन के माध्यम से नहीं, कोई कबूतर देके जाता। मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि एआई वर्तमान समय की आवश्यकता है, न कि ये मानव जीवन के लिए कोई खतरा हो सकती है। और मान्यवर, एक भारतीय होने के नाते
नाते मुझे दुख दर्द तकलीफें तो तब होती है जब आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी देश का किसान फसल बर्बाद होने पर रोता बिलखता तड़पता है, आसमान की ओर देखता है, अपनी किस्मत को कोसता है और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। तब मान्यवर मैं सोचता हूं यदि एआई तकनीकों का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाए तो वही किसान पता लगा सकता है उसके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, नमी कितने प्रतिशत है, कौन सी फसल उसे उचित दाम दे सकती है, अतिवृष्टि होगी या ओलावृष्टि होगी, बारिश कब होगी। मान्यवर एआई तकनीकें हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए वरदान साबित हो सकती है। ये देश के किसानों को उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौटा सकती है। मान्यवर दूसरी तरफ मैं सोचता हूं जब गांव का एक बुजुर्ग पिता अपने जवान बेटे के इलाज के लिए गांव से दूर शहर के किसी बड़े अस्पताल में जाता है और उसे सीटी स्कैन, एमआरआई और ईसीजी जैसी रिपोर्ट निकलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। जब तक सारी रिपोर्टें आती है उसके बेटे का इलाज शुरू होता है, उसका जवान बेटा दम तोड़ देता है। तब मान्यवर मैं सोचता हूं यदि एआई तकनीकों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाए तो वही बुजुर्ग पिता पता लगा सकता है उसके बेटे को बीमारी क्या थी और समय रहते इलाज भी संभव है। और मान्यवर जब बात देश की रक्षा की, देश की सुरक्षा की आती है तब मैं सोचता हूं यदि एआई तकनीकों का प्रयोग देश की सेनाओं में किया जाए तो एआई सेंसर और एआई ड्रोन के माध्यम से देश की सीमाओं की निगरानियां भी संभव है, जिसके बाद देश के सैनिकों को बेवजह जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक देश के सैनिक की अमूल्य जान की रक्षा की जा सकती है। मान्यवर हम अपने विपक्षी वक्ताओं से पूछना चाहता हूं जो एआई तकनीक एक किसान को उसकी मुस्कुराहट लौटा सकती है, जो एआई तकनीक एक बुजुर्ग और लाचार पिता को उसका जवान बेटा लौटा सकती है, जो एआई तकनीक देश को एक सैनिक लौटा सकती है, वो मानव जीवन के लिए खतरा कैसे हो सकती है। मान्यवर मेरे विपक्षी वक्ता जिन चुनौतियों की और जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुनौतियां कहां नहीं होती, चुनौतियां तो मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग होती है। चुनौती तो इस बात में भी थी कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता का कंटेंट हम समय पर तैयार कर पाएंगे या नहीं, चुनौती तो इस बात में भी थी कि हम यहाँ पर समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं, चुनौती तो इस बात में भी है कि हम अपने विचार सही ढंग से रख पाएंगे या नहीं। और मान्यवर सबसे बड़ी चुनौती तो यह भी है कि इतना कुछ करने के बाद भी हम इस प्रतियोगिता के विजेता बन पाएंगे या नहीं। लेकिन मान्यवर क्या इन चुनौतियों से घबराकर, इन समस्याओं से डरकर हमने मंच पर आना छोड़ दिया? क्या हमने अपने विचार रखना छोड़ दिया? नहीं मान्यवर, उसी प्रकार एआई के समक्ष भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ये चुनौतियां और समस्याएं हमें पीछे धकेलने के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। मान्यवर आज पूरी दुनिया एआई डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे विषयों की ओर आगे बढ़ रही है। हमें भी हमारे देश के युवाओं को इन्हीं आधुनिक विषयों से जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक भारत आधुनिकता से नहीं जुड़ जाता एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। मान्यवर जिस दिन हमारा देश एआई को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, उसे अपना लेगा, उस दिन हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। उस दिन मैं, आप, इस सदन में बैठा प्रत्येक शख्स और प्रत्येक भारतवासी बड़े गर्व और गौरव के साथ कहेगा, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मान्यवर मेरे विपक्षी वक्ता तो 21वीं शताब्दी के वही युवा हैं जो सुबह मोबाइल फोन के अलार्म के साथ उठते हैं, चाय भी डिजिटल पेमेंट से खरीद कर पीते हैं, रास्ता ढूंढने के लिए मोबाइल के गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, स्विगी और जोमेटो से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बस और ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, अपने स्मार्टफोन में 4G 5G डेटा सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्मार्टफोन में चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। और मान्यवर इतना ही नहीं, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता ये लोग जीत जाते हैं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी और व्हाट्सएप पर स्टेटस भी यही लोग लगाएंगे। इन्हें देखकर तो मैं बस यही कह सकता हूं कि उम्र भर बस गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और आईना साफ करता रहा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हो जाती है क्योंकि आज का एक सॉफ्टवेयर उसका कट कॉपी पेस्ट बनकर उसे सस्ता साबित कर देता है। चलो हवाई बातें छोड़ते हैं,
कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं महोदय। पहला तथ्य रखना चाहूंगा, बेरोजगारी पे मंडराता संकट। मेरे प्रतिपक्षी कूट क्रमांक साथी 43 और 63 ने कहा था कि बेरोजगार नहीं रोजगार देगा। मान्यवर मैकेंसिक 2030 की रिपोर्ट कहती है कि 375 मिलियन नौकरियों को एआई विस्थापित कर देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 8 करोड़ नौकरियां खा जाएगा। चलो ये सब छोड़िए, साधारण भाषा में बताता हूं, एक फैक्ट्री में काम करने वाले 1000 मजदूरों की जगह एक एआई रोबोट ले लेगा तो उन बेचारे अनपढ़ मजदूरों का क्या होगा। इस मंच के माध्यम से प्रश्न उठाता हूं। एआई न सिर्फ हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी कमजोर कर रहा है महोदय। मान्यवर दूसरा मैं केंद्र बिंदु रखना चाहूंगा जो बहुत फेमस है आज के टाइम में, डीप फेक। मान्यवर एआई का सबसे खतरनाक काम यह रहा है कि इसने सत्य और असत्य की जो दीवार है उसको गिरा दिया है, छिन्न भिन्न तितर बितर कर दिया है महोदय। हमने पिछले कुछ समय से देखा कि आम नागरिक से लेकर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के डीपफेक वीडियो वायरल देखने को मिले। हमारी माताएं बहनी हैं यहाँ पे बैठी हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि इनके सम्मान को हमने हमारे बाजार में किस प्रकार नीलाम कर दिया है। 98% डीपफेक वीडियोस में अश्लीलता कंटेंट दिखाए जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा एआई किस प्रकार हमारी गोपनीयता को भंग कर रहा है। हमने हमारी गोपनीयता के नाम पर एआई को एक डिजिटल जुमला बना दिया है। एआई उस पड़ोस की आंटी की तरह हम पे 24 घंटे नजर रख रहा है। 24 घंटे मोहल्ले की टेंशन रहती कि कौन क्या कर रहा है महोदय। अंत में कहना चाहूंगा, यही बात कहना चाहूंगा, एआई बहुत विकसित चीज है, हम इसका समर्थन करते हैं। टॉपिक था कि हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है। हर क्षेत्र कौन सा महोदय? अगर टॉपिक ये होता, 61 कूट क्रमांक ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, टॉपिक ये होता कि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं कर रहा है। इसके मैंने बातें आपको कही। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण और आलस। मान्यवर एक चीज बताना चाहूंगा, इस एआई की आपने बात कही ना, यही माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे डाटाबेस सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए, सिर्फ कूल प्रदान करने के लिए 7 लाख गैलन लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी स्वच्छ और नदियों से उठा करके। क्या हम भविष्य में डेटा पिएंगे या पानी? इस मंच के माध्यम से आपसे पूछता हूं महोदय, हमें पानी की आवश्यकता है। एआई अंत में कहना चाहूंगा कि एआई एक बहुत तेज शक्तिशाली ट्रेन है। उस पर ड्राइवर आंख बंद कर चला रहा है, लेकिन उस ट्रेन के पास ब्रेक नहीं है, तो पटरी से उतर जाए इस बात का पता नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। एआई का हम समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं, भविष्य तकनीक का हम इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन हमें हमारी मानवता, हमारे समाज, हमारी स्वतंत्रता, हमारी अखंडता का ध्यान रखना चाहिए। एआई के खतरों का समाधान करे बिना हम इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते कि हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि चेहरे की कोई पहचान नहीं रही, चेहरे की कोई पहचान नहीं रही, इंसान की अब कोई शान नहीं रही। चेहरे की कोई पहचान नहीं रही, इंसान की अब कोई शान नहीं रही। और जिस चीज का मनुष्य इंसान की, जिस मशीनों की हम बात कर रहे हैं ना महोदय, वो हमारी मानवता, हमारे संस्कार को धूमिल कर रहा है। लास्ट में जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि रोटियां भी अब मशीनों के सांचों में सिक रही है, कि रोटियां भी मशीनों के सांचों में सिक रही है। इंसान की इंसानियत भी ढल रही है। और जिसे मेरे दोस्त तरक्की कह रहे हैं, जिसे मेरे दोस्त तरक्की का नाम दे रहे हैं, वो इंसान नस्ल को खत्म करने की साजिश चल रही है। कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। हर क्षेत्र के सकारात्मक परिवर्तन का जो वाक्य है उसके विरोध में हूँ, एआई के विरोध और उसके विकास के विरोध में नहीं हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसकी नैतिकता पर बात करने से पूर्व उन व्यक्तियों की नैतिकता को पूर्व बल चाहिए जो उसका इस्तेमाल करके इसे विकास और विनाश की ओर ले जा सकते हैं। मान्यवर डर तकनीक से नहीं बल्कि उसकी नासमझ से लगता है। आज आवश्यकता है हम सबको तकनीक को समझने की, उसका सही उपयोग करने की और समय के साथ खुद को बदलने की। महोदय, जी हाँ अध्यक्ष महोदय, जिससे नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण से जोड़ेगा। जिस दिन से इस देश का युवा एआई से डरने के बजाय उससे सीखेगा, समझेगा, सवाल करेगा, जिस दिन से इस देश का युवा एआई को अपनी ताकत, अपने अवसर के रूप में पहचान जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा एआई के जरिए शिक्षा को हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा एआई के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में भारत को सबसे आगे ले जाएगा, और जिस दिन से इस देश का युवा एआई के माध्यम से भारत को केवल उपयोग करता नहीं बल्कि नेतृत्व करता बनाएगा, उसी दिन से भारत अपना विश्व गुरु कहलाएगा। उसी दिन से भारत अपना विश्व गुरु कहलाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चलो चले खुद को हम बदले समय के साथ, चलो चले खुद को हम बदले समय के साथ। समझे तकनीकी ही है हमारा तीसरा मजबूत हाथ, समझे तकनीकी ही है हमारा तीसरा मजबूत हाथ। जय हिंद।
भविष्य को रेखांकित करते हैं, तब एआई अपने आप में एक वो तकनीक है, सुदृढ़ तकनीक, जिसके साथ हमें समय की सीमा दिखाई देती है। मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय, मैं कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी जब भी किसी समस्या का समाधान चाहते थे तो उन्होंने स्वलिखित किताब हमेशा अपने पास रखते थे, जिसका नाम था गीता मां। और जब इस प्रांगण में आते हैं तो सिर्फ हर कण से, हर उस अक्षांश से, हर अंश से एक ही नाम निकलता है, वो है विनीता मां। गीत बजने लगा। रतनगढ़ के अग्रसेन भवन में व्यापारी दल पूर्व विधायक रतनगढ़ अविनेश मेहर्ची के जन्म दिवस के पूर्व कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। देवीदत्त महावीर प्रसाद रामाकिशन गोरेसरिया के आयोजन द्वारा रामाकिशन गोरेसरिया ने पूर्व विधायक अविनेश मेहर्ची के जन्मदिन से पूर्व कम्बल वितरण समारोह में पूर्व विधायक अविनेश मेहर्ची का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। उपस्थित लोगों को पूर्व विधायक द्वारा आभार व्यक्त किया गया। व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रतनगढ़ के जयप्रकाश धानुका संरक्षण अग्रवाल सेवा समिति रतनगढ़, जयप्रकाश इंदौरिया खुदरा व्यापार संघ रतनगढ़, सुजानगढ़ व्यापार संघ के कार्यक्रम में अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अविनेश मेहर्ची ने सामाजिक पुरस्कार किया गया सुजानगढ़ के व्यापारियों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में आभार व्यक्त करते हैं? मैं सुजानगढ़ के सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सामाजिक सरोकारिता की भूमिका निभाई है। और भाई हमारे छोटे भाई है रामाकिशन गोरेसरिया जी, उनकी फर्म के द्वारा ये कंबल वितरण का कार्य किया गया है। इसके लिए भी मैं इनको, रामाकिशन जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जन्मदिवस के ऊपर इस तरह से सेवा का कार्य किया है, सामाजिक सरोकारिता की भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीठ सालासर बालाजी धाम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दर्शन पूजा अर्चना की। देश में खुशहाली कामना करते हुए मंदिर पहुंची, जहां पे पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करवाएगी पुजारी परिवार द्वारा, जहां पे बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इस अवसर पर पूर्व मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी, मैनेजर जीतमल शर्मा, भाजपा नेता मंगलाल पुजारी, कमल किशोर पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पति मनीष गुप्ता सहित परिवार के सदस्य इस मंदिर प्रांगण में मौजूद है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला प्रशासन की मौजूद में दिल्ली के मुख्यमंत्री की धार्मिक यात्रा संपन्न है। इस अवसर पर पुजारी परिवार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके पति का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। बालाजी महाराज का दुपट्टा और मंदिर बालाजी महाराज की फोटो भेंट की गई। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद डोटासरा शुक्रवार को सालासर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर अपनी सरकार की तारीफ की पुल बांधते हुए नजर आए। वहीं राज्य की भाजपा सरकार को जमकर कोसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति का भगवाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की खिल्ली उड़ाई और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूलों में जाकर टॉयलेट देखते हैं। उनकी इस हरकत से हर शिक्षक परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्ची सरकार, हर मंत्री भद्रलाल सरकार को पर्ची सरकार बताते हुए हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने मजाकिया लिहाजे में कहा कि खुद को शिक्षा मंत्री की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि खुद को शिक्षा का अभाव है, फिर भी इन्हें शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं। वहीं पत्रकारों के सवाल पूछा गया कि आपके राज्य में शिक्षा मंत्री रहते, ट्रांसफर के पैसे लगने के आरोप लगे, तो आप बता दें उस वक्त मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षकों से पूछा था कि ट्रांसफर के लिए आप पैसे देते हैं, तो क्या सभी ने कहा था कि रुपए लगते हैं ट्रांसफर के। इस पर गोविंद डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री ने पल्ला झाड़ लिया। पत्रकार के सवाल का जवाब देते बिफर पड़े। पूरे सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार की खूब आलोचना वक्ताओं ने की। वहीं शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया, निजीकरण का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें पूरे पंडाल में, पूरे सत्र में एक ही रहा चर्चा का विषय, पूरे सम्मेलन में पूरी चर्चा विषय रहा कि शिक्षा का भगवाकरण कर रही है स्थानीय भाजपा सरकार और केंद्र सरकार। क्या हम इस मॉडल का समर्थन करेंगे? इस तरह की व्यवस्था का समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे तो हाथ उठाइए। नहीं करेंगे। देखिए कोई ऐसा भी है जो असहमत है, जो ऐसी व्यवस्था चाहता है? कोई नहीं चाहता। देखिए इस देश का एजुकेशन
मैं बोल रहा हूं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है? सिर्फ शिक्षक नहीं है, सिर्फ स्कूल नहीं है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था का जो बुनियाद हमारे देश की आजादी के आंदोलन में विकसित हुआ था, गांव, समाज, उन सबका मिला जुला रूप है। पर्ची खुली है। अब जब पर्ची खुल गई, एक भी विधायक ने अगर ये कहा हो कि हमारा मुख्यमंत्री भजन आपके आयोजन के लिए आज पूरे राजस्थान के हर जिले से शिक्षक यहाँ आए थे। हमारे संगठन का ये 62वां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन था और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला जी हमारे आज के मुख्य वक्ता थे और उन्होंने बहुत विस्तार से नई शिक्षा नीति के बारे में, शिक्षकों के सामने समस्याओं पर और किस तरह से हम शिक्षा को और मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बहुत विस्तार से बात रखी है। और हमने आज ये संकल्प लिया है कि राजस्थान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इसके लिए हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे, हम जनता को साथ लेकर के बढ़ाएंगे, हम विद्यार्थियों को भी साथ लेंगे, अभिभावकों को भी साथ लेंगे। और क्योंकि सरकार की जो नई शिक्षा नीति है खासकर, वो सारी जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसको बर्बाद करने वाली नीति आज के पूरे मंत्री में हमारे सामने आया। इसलिए उस नई शिक्षा नीति को रोकने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो तमाम हम प्रयास करेंगे। शिक्षा का भगवाकरण का विरोध कर रहे हैं, बताएं। सवाल भगवानकरण का नहीं है, हम ना भगवाकरण ना हराकरण, हम किसी तरह का जो सांप्रदायिक या जातीय या क्षेत्रीय को उसमें पुट दिया जाता है उसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही समाज को आगे बढ़ा सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। जिन जिन देशों में शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हमारे साथ जो आजाद हुए थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए, और जिन्होंने बहुत पोंगापंथी की तरफ बढ़े वो हमारे साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो गर्त में चला गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा को दिया जाए ताकि समाज और देश आगे बढ़ पाए। इसी के लिए हम काम करें और इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए हम दबाव बनाएं। देखिए, शिक्षक संघ शेखावत का ये प्रांतीय सम्मेलन था और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो छात्रों की समस्याएं आ रही हैं, जो अभिभावकों की समस्याएं आ रही हैं, जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसके ऊपर मंथन मनन हुआ है, चर्चा हुई है और हमने इनको आश्वस्त किया है कि हर मुद्दे के ऊपर हम आपके साथ में हैं। बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कैसे संस्कारित शिक्षा इनको मिले और कैसे टीचर्स के जो रिक्त पद है वो भरे जाएं, कैसे नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़े उसकी दिशा में काम हो, कैसे बच्चे मर रहे हैं स्कूलों में दब दब के, उसकी कोई व्यवस्था इनकी नहीं है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तो हमने इनको आश्वस्त किया कि सरकार के समक्ष जो हम राजस्थान की विधानसभा में भी मामला उठाएंगे और भविष्य में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगी तो इनकी जो भी तमाम समस्याएं हैं उनका हम लोग समाधान करेंगे। आपके कार्यकाल में आप शिक्षा मंत्री थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको कहा था ट्रांसफर के लिए पैसे लिए गए। मेरे को कभी नहीं कहा, न किसी की औकात है न किसी की हिम्मत है, मेरे को कोई नहीं कह सकता। मदन जी को कहा था कि मदन जी ने पैसे मंगाए हैं इसलिए वो एक्शन पैसे ले रहा था, उसकी बात कर रहे हो आप।